नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हेलो डॉक्टर में हम आपके सामने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर हाजिर होते हैं और आज हम जिस बात पर विचार विमर्श करेंगे, जिस बात की जानकारी लेंगे, वो अपने आप में बहुत ही भयावह सब्जेक्ट है। वैसे तो कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सुनकर हमेशा डर जाते हैं, लेकिन आज हम इस बात की जानकारी लेंगे कि बच्चों में कैंसर क्यों होता है, क्या इसका इलाज संभव है और यदि किसी बच्चे को कभी कैंसर हो जाता है तो उसका जीवन यापन कैसा होगा, उसके आगे का जीवन कैसा होगा। और इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आप बाल रक्त रोग एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रियंका, आपका हेलो डॉक्टर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। यदि आप भी इस बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 270409 और 27049999। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर प्रियंका, जैसे कि आज हमारा सब्जेक्ट है वो है रक्त रोग और बच्चों में जो कैंसर का रोग है उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में कैंसर का प्रेवलेंस कितना है। बच्चों में जो कैंसर होते हैं, अगर ओवरऑल कैंसर देखे जाएं तो लगभग 4% ओवरऑल कैंसर में बच्चे आते हैं, कि 4% बच्चे हैं। और अगर हम एक वर्ष में देखें तो लगभग 60-70 हज़ार बच्चे प्रतिवर्ष कैंसर से भारत में डायग्नोज होते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में लगभग 4 लाख बच्चे प्रतिवर्ष कैंसर से डायग्नोज होते हैं। यानी कि इसका प्रेवलेंस भारत ही नहीं बल्कि और देशों में भी है। हाँ। अगर हम बात करते हैं बड़ों के कैंसर की और बच्चों के कैंसर की, तो क्या वो सेम ही होता है या कुछ अलग होता है? बच्चों के कैंसर बड़ों से एकदम भिन्न होते हैं। अगर हम देखें कि उनका कारक भी अलग है। बच्चों में जो कैंसर्स होते हैं लगभग 10% जेनेटिक कारण की वजह से होते हैं और बाकी जो कैंसर्स हैं वो हम कहते हैं कि लगभग डेवलपमेंटल एक्सीडेंट्स हैं। जब सेल बनती है, सेल बनते वक्त कुछ गलतियां उनके अंदर एक्वायर हो जाती हैं और उसकी वजह से कैंसर बच्चों में डेवलप हो जाता है। दूसरी चीज़, बच्चों में जो कैंसर हैं वो बड़ों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि जो बच्चों में सबसे कॉमन कैंसर्स हम देखते हैं वो ब्लड कैंसर, ब्रेन के कैंसर और कुछ तो बहुत ही यूनिक कैंसर है जो बड़ों में देखे ही नहीं जाते। जैसे कि आंखों का एक स्पेशल कैंसर होता है जिसको रेटाइनोब्लास्टोमा कहते हैं। विल्म्स ट्यूमर किडनी का एक कैंसर होता है। एक कैंसर होता है न्यूरोब्लास्टोमा, जो कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ पे और बाकी चेन्स पे कहीं और भी जगह पर हो सकता है। तो ये कैंसर बड़ों में पाए ही नहीं जाते। तो बच्चों के कैंसर बिल्कुल अलग हैं और बहुत अग्रेसिव होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक चलते रहेंगे। जैसे ही वो कैंसर पनपना शुरू होता है जल्दी ही सिम्टम्स बच्चों के अंदर आ जाते हैं और वो जल्दी कैंसर बढ़ते हैं। जी मैम, जैसे भी कभी भी जब कैंसर या कोई भी बीमारी होती है, ख़ासतौर से इस तरह की, तो मन में सवाल आता है क्यों। बड़ों की जब हम बात करते हैं तो अक्सर कहा जाता है क्योंकि वो ड्रिंक करते हैं या उनका लाइफस्टाइल वैसा हो गया, या टोबैको हो गया, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब का सेवन और इस तरह के पदार्थों के सेवन से ऐसा माना जाता है कि ये कैंसर के कारक हो सकते हैं। लेकिन बच्चे मासूम होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत ही जैसे कहते हैं भगवान उनकी शारीरिक संरचना बहुत प्योर रखता है। बच्चों में कैंसर क्यों हो जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों में जो कैंसर हैं वो एक तरह से डेवलपमेंटल एक्सीडेंट्स हैं। डेवलपमेंटल एक्सीडेंट्स का मतलब ये है कि बच्चों में सारी सेल्स नई बन रही हैं और कई सारी सेल्स कंटिन्यूसली बनती रहती हैं। सेल्स के लगातार बनने में उनके जीन और डीएनए का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सेल जब बार बार पनपती है तो उसमें डीएनए में कुछ मिस्टेक्स, गलतियां एक्वायर हो जाती हैं जो कि एक जेनेटिक मार्कर बनती है और वो फिर सेल को नॉर्मल रास्ते से हटाकर कैंसर के रास्ते पर ले जाती हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये डेवलपमेंटल एक्सीडेंट्स है। लगभग 10% केसेस में कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है कि उनके माता पिता में कोई जेनेटिक चेंज रहा हो और वो उनमें भी इनहेरिट हुआ हो, तो 10% केसेस में ऐसा भी हो सकता है। जी, एक बहुत कॉमन नाम जो हम सुनते हैं, आप मुझे बताएं कि वो भी उसी कैटेगरी में आता है, वो होता है थैलेसीमिया, जिसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर मानते हैं। किस तरह से कि खून कम बनता है या उस तरह का ये रक्त जनित रोग माना जाता है। थैलेसीमिया क्या है? क्या ये भी कैंसर है? जी नहीं, थैलेसीमिया एक कैंसर नहीं है। थैलेसीमिया भी एक जेनेटिक रोग है जिसमें जो अगेन अपने पेरेंट्स से बच्चा एक्वायर करता है ये जीन। तो इस जेनेटिक रोग में ऐसा होता है कि शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारी लाल कोशिकाओं में होता है, वो बन ही नहीं पाता, जिसकी वजह से बच्चा खून नहीं बना पाता, बार बार हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और आजीवन उसको खून चढ़ाना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए। जी, तो ये एक अलग कंडीशन है, ये एक रक्त रोग है। जी हाँ। ये जितने भी हम बात कर रहे हैं कैंसर्स की, क्योंकि हमें पता नहीं होता, नॉर्मल तो एक सिम्टम्स होते हैं, क्या इन कैंसर्स के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं? और बच्चों में ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं आज, तो किस तरह से पता चलता है कि शायद ये गंभीर रोग है?
जी, बच्चों में जो कैंसर होते हैं, जैसे मैंने कहा कि ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, तो उसके जो लक्षण हैं उसमें बार बार बुखार आना। किसी बच्चे को अगर बार बार बुखार आ रहा है, डॉक्टर के पास जाके दवाई ले रहा है और ठीक नहीं हो रहा है काफ़ी समय से, फीका पड़ जाना यानी खून की कमी हो जाना, शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो जाना, या फिर जल्दी जल्दी कहीं से ब्लीडिंग होना, नाक से या मुंह से कोई ब्लीडिंग होना, भूख अचानक कम हो जाना, वजन में अचानक कमी आ जाना। आंखों का जो कैंसर होता है रेटिनोब्लास्टोमा, जो मैंने कहा बहुत यूनिक बच्चों में होता है, उसमें जो आंखों की तरफ जो हम देखते हैं तो आंखों के अंदर जो कालापन की बजाय सफ़ेद दिखाई देता है, वाइट आई रिफ्लेक्स बोलते हैं जिसे। बार बार सर दर्द होना, और वो खासकर सुबह के समय में सर दर्द होना और बार बार उल्टियाँ आना और चक्कर आना, या फिर शरीर के किसी अंग का वीक हो जाना, ये ब्रेन ट्यूमर्स के फीचर होते हैं। शरीर के पेट के अंदर अचानक फुलावट आ जाना, कहीं भारीपन लगना, ये सारे सिम्टम्स कैंसर के हो सकते हैं। कौन सी वो एज होती है जब बच्चों में उस कैंसर का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है, जो आपने कहा जो सेल्स हैं वो कैंसर के रास्ते पे चल सकते हैं? क्योंकि जो बच्चा पैदा होते से वो नवजात होता है, कब तक वो कौन सी एज होती है जब तक उसे एक इन्फेंट या चाइल्ड या बच्चों का कैंसर होने की संभावना रहती है? देखिए, जो बच्चों के कैंसर, जो भिन्न प्रकार के कैंसर है वो अलग अलग एज ग्रुप्स में होते हैं, पर जो ये यूनिक कैंसर्स मैंने कहा ये पहले 5 साल में पाए जाते हैं। और देखा जाए तो ये जन्मते बच्चे को भी हो सकते हैं। जैसे न्यूरोब्लास्टोमा है, वो जब माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है उस वक्त भी वो कैंसर पाया जा सकता है, तो वो जन्म के पहले ही शरीर के अंदर पनपना शुरू हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन एज जो है वो अप टू 5 ईयर्स है। बाकी 18 साल तक और भी कुछ कैंसर है जो थोड़ी बड़ी उम्र में आते हैं, जैसे कि बोन के ट्यूमर्स, तो बोन के किसी पैर में अचानक फुलावट आ जाना, हल्की चोट से कोई बड़ी सूजन आ जाना, तो ये बोन के ट्यूमर्स हैं, वो भी बच्चों में हो सकते हैं, थोड़ी बड़ी उम्र में हो सकते हैं। अब मैम, जब भी हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स बहुत जेनेरिक होते हैं, जैसे बुखार आना है, चकत्ते होना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। डेंगू में भी ऐसा देखा जाता है, कभी कभार कोविड के सिम्टम्स भी होते हैं, और आए दिन नए नए वायरसेस जो है म्यूटेट हो रहे हैं। कैसे मालूम चलता है, या कैसे किसी पेरेंट को, किसी फैमिली को ये पता चल पाएगा कि ये जो बच्चा है, ये जो इंसान है, ये कैंसर के रोग से पीड़ित है या ये सिम्टम्स कैंसर के ही हैं? देखिए, कैंसर एकदम कॉमन रोग नहीं है, इसलिए एकदम माता पिता के लिए ये जान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहली बात, जब कोई सिम्टम आता है तो इनिशियल सिम्टम में तो पेशेंट फिजिशियन से जाके कुछ दवाइयाँ लेते हैं, पर अगर वो देख रहे हैं कि बार बार दवाई लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, उसकी हालत गिरती जा रही है, तो एक कुछ मिनिमम जांचें, जैसे ब्लड के कुछ जांचें हैं वो आप करवाएं, तो उससे एक आइडिया लग सकता है। उसके बाद फिर वो स्पेशलिस्ट केयर के पास जाएं, जो फिर प्रॉपरली कैंसर को डायग्नोज कर सकें। बिल्कुल। मैम, क्या कुछ इसका मोर्टालिटी रेट है? क्योंकि जब कैंसर की बात आती है डॉक्टर प्रियंका, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अलग सा डर जो है मन में आ जाता है, चाहे किसी भी उम्र में हो, किसी भी व्यक्ति को हो। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो क्या इसका रेट है? क्या ये क्योरेबल है, ट्रीटेबल है? देखिए, ये बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि ये सभी मरीजों के मन में एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि कॉमन चीज़ नहीं है। तो हमेशा लोग ये सोचते हैं कि जैसा बड़ों का होगा वैसे ही बच्चों का होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइल्डहुड कैंसर्स बहुत ज़्यादा क्योरेबल हैं। अगर हम बड़ों के कंपैरिजन में देखें तो उनका क्योर रेट लगभग 80 to 90% है। कुछ कैंसर्स तो 95% तक क्योर है, मतलब ऑलमोस्ट क्योरेबल हैं। तो कैंसर का क्योर रेट काफ़ी अच्छा है। इस बारे में मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम ओवरऑल क्योर रेट देखें सभी कैंसर का मिला के, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें आज जो क्योर रेट है वो लगभग 80 to 90% है, जबकि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें क्योर रेट केवल 40-50% ही है। तो ये एक लार्ज गैप ज़रूर है। उसके कई सारे कारण भी हैं, लेकिन अगर हम देखें कि अगर सही समय पर इलाज मिल जाए और सही दवाइयाँ मिल जाएं, तो लगभग 80% बच्चे पूरी तरह कैंसर से निजात पा सकते हैं और एक सामान्य जीवन भी जी सकते हैं। जी, तो जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं कि यदि ऐसे कोई सिम्टम्स आपको आपके बच्चे में दिख रहे हैं जो अपने फिजिशियन से इलाज लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो तुरंत उन्हें एक विशेषज्ञ के पास ले जाएं। डरे और घबराएं नहीं। सही समय पर जांच होने से, सही समय पर ट्रीटमेंट मिलने से, जैसा कि डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि 80 to 90% जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल रहता है और जो बच्चे हैं वो ठीक हो जाते हैं। अक्सर डॉक्टर प्रियंका, ऐसा माना जाता है कि ये जो कैंसर होता है ये ठीक नहीं होता, पूरी तरह से क्योर नहीं होता, चाहे ट्यूमर हो, चाहे कोई भी इस तरह की डिजीज़ हो, और इसमें रेकरेंस रेट भी होता है। अगर बच्चा 95% या यूँ मान लें कि 100% अब ठीक हो चुका है, तो क्या चांसेस हैं कि दोबारा उसे वो बीमारी हो सकती है?
देखिए इसके कई सारे पैमाने हैं कि ट्यूमर कौन से टाइप का है और वो किस स्टेज पे डायग्नोज हुआ है ना। तो अगर हायर स्टेज पे, अगर स्टेज 1-2 पे जो कैंसर डायग्नोज होते हैं उनमें 5 से 10% चांसेस हैं कि वो रिकरेंस हो सकता है या दोबारा आ सकता है। हाई रिस्क कैंसर्स में ये चांसेस बढ़ के 20 to 30% हो सकता है। और अब पहले 2 वर्ष, जैसे जब इलाज चला और इलाज के बाद जो पहले 2 वर्ष हम पेशेंट को बहुत कंटिन्यूसली फॉलोअप करते हैं, देखते हैं कि दोबारा रिकरेंस तो नहीं हो रहा। अगर 2 साल निकल जाते हैं तो हम मानते हैं कि अब पेशेंट पूरी तरह क्योर हो गया और एक सामान्य जीवन जी सकता है। जी, तो सभी दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के रक्त रोग और कैंसर रोग के बारे में और क्या कुछ इसके कारण है, क्या ये ट्रीटेबल या क्योरेबल है या नहीं। और अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 270409 और 270499। एंड जब बात कैंसर की आती है, चाहे किसी भी एज में हो, किसी भी व्यक्ति को, तो पूरा परिवार हिल जाता है। और जब बात बच्चों की आती है तो हम देखते हैं कि बच्चों के खांसी जुकाम भी हो जाए तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। कैंसर एक बहुत गंभीर रोग है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत डराने वाला नाम है। ऐसे में फैमिली का टूटना, फैमिली का साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होना भी बहुत कॉमन है और साथ में फाइनेंशियल बर्डन जो आता है वो अलग बात है। किस तरह से कोई भी फैमिली, माता पिता इस चीज़ को समझ सकते हैं? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कैंसर रोग तो एक व्यक्ति को होता है पर अफेक्ट पूरा परिवार होता है। तो शुरुआती दौर जो होता है वो मुश्किल होता है, जब वो ये प्लान कर रहे हैं कि डायग्नोसिस हो रहा है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हैं, बहुत सारे NGOs हैं, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और गवर्नमेंट की बहुत सारी अच्छी स्कीम्स है जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी बच्चों को प्रोवाइड करा रही हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा अपना हौसला इनिशियल कुछ दिनों में या कहूँगी कि 1 महीने मजबूत रखना है। एक बार वो जम जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि नहीं बच्चा सही ट्रैक पे चल रहा है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो वो उतनी हिम्मत जुटा लेते हैं। और हमें देखते हैं कि एक मरीज़ जो है वो पुराना हो गया, मतलब 2 महीने 3 महीने हो गए, तो हम देखते हैं कि वो नए मरीजों को भी उतना हौसला दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इस तरह के कुछ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं जो एक दूसरे को हिम्मत बनाते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट में आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही बात है। और ये ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान का मन मजबूत होता है, जब उसमें विल पावर होती है, तो वो किसी भी चुनौती से लड़ सकता है। बड़ों में तो ये सिस्टम होता है कि हम रेगुलर चेकअप करवाते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, अपनी जो पीड़ा है हम उसको बयान कर सकते हैं। लेकिन जब बात बच्चों की आती है, किस तरह से रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, कितने ड्यूरेशन में करवाना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर एक थोड़ा सा ऐसा नाम है जो कोई सोच नहीं सकता। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से हम इस चीज़ को फॉलो अप करते रहे या जो हेल्थ से जुड़ी जो बातें हैं बच्चे को लेकर के हैं उसका ख्याल रखें? देखिए जैसा कि ये है कि बच्चों में कैंसर बहुत कॉमन नहीं है, कोई भी पुअर हेल्थ लाइफस्टाइल से तो एसोसिएटेड नहीं है। तो हम जो बच्चों के लिए कर सकते हैं वो ये है कि एक समय समय पर जो उनका चेकअप है, अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो समय पर चेकअप कराना, समय पर वैक्सीनेशन कराना, जो टीके लगते हैं वो समय पर लगवाएं। और अगर कुछ भी अंदेशा लगे, कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो बच्चों के स्पेशलिस्ट से सबसे पहले मिले और उनको एक अच्छा भोजन, मतलब जो आजकल जंक फूड वगैरह है, बहुत सारे केमिकल युक्त फूड है, उससे थोड़ा सा जहाँ तक हो सके बचाएं उनको। तो थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल और थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत कॉमन है तो बार बार हम बच्चों के कोई टेस्ट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं। हाँ, लेकिन अगर किसी के परिवार में कोई कैंसर रहा है, कोई कैंसर का प्रीवियस हिस्ट्री रहा है, उन लोगों को हम ज़रूर सलाह देते हैं कि वो अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। जी डॉक्टर प्रियंका, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाते हैं या नॉर्मल चेकअप के लिए भी लेकर जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि उसको ऐसा डाउट है, तो पेरेंट्स उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं एंड दे वांट टू स्विच ऑन टू अल्टरनेटिव मेडिसिन, जो कि बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन भी है। ऐसे में क्या सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है ना, इंसान डिनाइल में रहता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, या पेट जैसे आप बता रहे फुलावट है या चकते आ रहे हैं। ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से उन्हें इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए? देखिए पेरेंट्स को मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ पे ठीक होने की दर कम है, उसका एक मेजर कारण अबैंडनमेंट है, अविश्वास है कि उनको लगता है कि शायद नहीं ठीक हो पाएगा, चाहे हम कुछ पूजा पाठ कर लें, कुछ कर लें। तो एक्चुअली इनिशियल फेज़ में सही समय पर सही इलाज बहुत ज़रूरी है।
तो शुरू में मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन आप अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट ना हो। आप एक अच्छे सेंटर पे जहाँ पे इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं उस सेंटर पे अपना इलाज शुरू करें और इलाज को पूरा करें, अधूरा ना छोड़ें और रास्ता भटके ना, क्योंकि रास्ता भटक गए तो वापस कैंसर का रिकरेंस होने का रिस्क हो सकता है। बिल्कुल मैम, साइंस बहुत एडवांस कर चुकी है, हर चीज़ का हमारे पास क्योर है, हर चीज़ को हमने कोशिश की है विज्ञान की दृष्टि से कि वो चीज़ का हमें एक निजात मिल जाए। जब बात बच्चों की कैंसर की आती है तो क्या कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है और किस तरह के एडवांसमेंट्स हैं? देखिए, ट्रीटमेंट जो बच्चों के कैंसर में उपलब्ध है वो मेनली कीमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। बच्चों में कीमोथेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है। कीमोथेरेपी में न्यू एडवांसमेंट्स हैं, नई कीमोथेरेपी और न्यूअर प्रोटोकॉल्स, जिसमें कि लोअर स्टेज के कैंसर को कम दवाइयों से ठीक करना और हायर स्टेज के कैंसर है उनको स्ट्रॉन्ग दवाइयों से ठीक करना। तो ये पूरा ट्रीटमेंट जो है वो प्लानिंग, साथ ही साथ गुड सपोर्टिव केयर, मतलब अच्छी एंटीबायोटिक ब्लड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो न्यूअर एडवांसमेंट्स हैं, कुछ इम्यूनोथेरेपी की मेडिसिन हैं जो न्यू आई हैं, जो बच्चों के कैंसर्स में भी कुछ एक दवाइयाँ हैं जो काम आती हैं। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो हाई रिस्क कैंसर्स होते हैं, खासकर हाई रिस्क ब्लड कैंसर्स होते हैं, उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत एडवांसमेंट है जो क्योर कर सकता है हाई रिस्क कैंसर्स को भी। इसके अलावा एक और CAR T सेल थेरेपी है जो कि हाई रिस्क ल्यूकीमिया, जो रिफ्रैक्टरी ल्यूकीमिया हम कहते हैं, या ब्लड कैंसर, उनमें काफ़ी अच्छी कारगर सिद्ध हो रही है। जी मैम, बड़ों को तो समझने में, संभालने में उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो शायद संभल जाते हैं और नॉर्मल लाइफ पे आने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे के लिए जो इनिशियल ईयर्स होते हैं बहुत ज़रूरी होता है, उसे खेलना भी होता है, उसको खाना भी होता है, उसे आइसक्रीम भी खानी है, उसे बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेलना भी है। कितना टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट के बाद में बच्चे नॉर्मल लाइफ में आने में, स्कूल जाने में, खेल कूद करने में? देखिए, शुरू का फेज़ बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे को हम स्कूल से अलग कर देते हैं, भीड़ भाड़ से अलग कर देते हैं, तो शुरू का फेज़ काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन लगभग 5 से 6 महीने का मेजरली ट्रीटमेंट होता है लगभग मोटा मोटा सभी कैंसर्स में। तो वो 5-6 महीने कंप्लीट होने के बाद बच्चा धीरे धीरे अपनी रेगुलर और नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। जी हाँ, तो लगभग कह सकते हैं कि 6 महीने से साल भर के अंदर अंदर वो अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल को वापस अपना सकता है। हम भी इलाज के दौरान पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक नॉर्मल इन्वायरमेंट, एक प्ले इन्वायरमेंट दे सकें। और दूसरा चीज़ जो हम देखते हैं बच्चों में कि बच्चे मुश्किलों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत स्ट्रेस नहीं रहता। वो कहते हैं हाँ शुरू में जाना है, फिर धीरे धीरे वो हमसे दोस्ती कर लेते हैं, उनको इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे से अपना इलाज करा पाते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस जहाँ आपने बच्चों को ठीक होते देखा और ऐसा आपको लगा हो कि हाँ, मतलब एक डॉक्टर के लिए इससे बड़ा क्या ही रिवॉर्ड हो सकता है कि कैंसर लेकर जो बच्चा आया वो ठीक हो गया और नॉर्मल लाइफ में चला गया है? जैसा मैंने कहा कि क्योर रेट काफ़ी अच्छा है, तो हम बहुत सारे बच्चों को मैं ठीक होते हुए देख चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब वो पूरा इलाज ख़त्म करके वापस हमारे पास आते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। अपने कभी कोई अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है, कभी कोई अपनी और कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी दिखाता है कि यहाँ पे मैंने सफलता प्राप्त करी है, तो हमें बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर इंसान चाहे और उसे पता चल जाए कि उसके बच्चे के अंदर कोई इस तरह की गंभीर बीमारी है, समस्या है, सही समय पर ट्रीटमेंट लेने से, पूरा ट्रीटमेंट लेने से वो बच्चा भी एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सकता है और आप भी हंसी खुशी अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मैम, बात कर लेते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट केयर की। कीमोथेरेपी होती है तो उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है प्रोटीन इंटेक के लिए बहुत कहा जाता है, डाइट एक बहुत पर्टिकुलर रोल प्ले करती है, एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें हैं। इससे पहले एक दर्शक जुड़े हमारे साथ में, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। हेलो जी नमस्कार सर, बहुत स्वागत है, आपका नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र है। जी जी जितेंद्र जी, मेरा ये सवाल है कि मैम कैंसर के लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है और मैम इसको इलाज कराने में लगभग कितना खर्चा आ सकता है? जी क्या आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं जितेंद्र जी? मेरा ये सवाल है कि मैम कैंसर के लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है जी, और मैम कैसे इसको इलाज कराने में कितना मैक्सिमम खर्चा आ सकता है? जी ठीक है, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी जानना चाहते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं और कितना खर्चा हो सकता है? ठीक है, तो कैंसर के जो लक्षण होते हैं, बार बार बुखार आना, शरीर का फीका पड़ जाना, शरीर पे लाल चकत्ते होना, कहीं से ब्लीडिंग होना, उसके अलावा वज़न में कमी आ जाना, सिर में दर्द होना, बार बार खासकर सुबह के समय बार बार उल्टी आना, और शरीर के किसी अंग में वीकनेस आना, चलने में परेशानी होना, आँखों में सफ़ेदी आना, और कहीं पे पेट में या गले में गांठें हो जाना, ये कैंसर के बच्चों में कॉमन लक्षण होते हैं।
जो खर्चा है खर्चे की जैसे बात है तो अलग अलग कैंसर्स का इलाज अलग अलग समय तक चलता है। लगभग मोटा मोटा देखें तो अगर 6 महीने का इलाज देखें तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा कैंसर के इलाज में आ जाता है। जी लेकिन जितेंद्र जी और जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं उसमें एक बात आप हमेशा ख्याल रखें कि हर लक्षण कैंसर नहीं होता, तो आपको हमेशा चिकित्सीय सलाह के अनुरूप ही चलना चाहिए। लेकिन ये बात अच्छी भी कि अगर आप अपने बच्चे में कुछ अलग देखते हैं तो आप तुरंत अपने फिजिशियन के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं और इलाज करवाएं। हम बात कर रहे थे पोस्ट ट्रीटमेंट केयर की, जहाँ पर हम डाइट की, योगा की, प्राणायाम की, बड़ों की बात करते हैं और वो चीज़ को समझ भी जाते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा खिलाना पिलाना, उनका ख्याल रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। किस तरह से बच्चों की डाइट होनी चाहिए, क्या उन्हें देना चाहिए? देखिए डेफिनेटली बच्चों की ओवरऑल वैसे भी बच्चों को खिलाना पिलाना एक मुश्किल एक चैलेंजिंग काम होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को कंडेंस डाइट दें, हाई प्रोटीन डाइट दें। तो हम माता पिता को ये सलाह देते हैं कि बच्चा जो भी पसंद करता है बच्चे को मतलब उसी चीज़ को थोड़ा सा सुंदर बना के ऑल्टर करके वो बच्चे के सामने पेश करें ताकि बच्चे का खाने का मन हो। ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाइट में हम करते नहीं हैं। घर में बनने वाला सभी खाना जो भी घर में बनता है वो बच्चा सब कुछ खा सकता है जी। तो जैसे दूध में हम थोड़ा प्रोटीन पाउडर ऐड करने के लिए कहते हैं, मूंगफली, सिके हुए चने, ये बच्चों को अक्सर पसंद होते हैं, ये डाइट में ऐड करने को होते हैं क्योंकि काफ़ी प्रोटीन रिच होते हैं। दालों को थोड़ा ज़्यादा खिलाने के लिए कहते हैं, बच्चों को साथ में घी का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाइट में धीरे धीरे इंक्रीज करके, हलवा है, खीर है, कॉन्सेंट्रेटेड आइटम है, अगर बच्चा थोड़ा भी खाता है तो उससे उसका अच्छे से न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और पेट भी भर जाता है। तो इस तरह से हम बच्चों के डाइट को मैनेज करते हैं। बच्चे हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा ना मोबाइल तक सीमित रह गए हैं और खेलना चाहते हैं, लेकिन खेल एक ऐसी चीज़ है और नॉर्मल भागदौड़ करना जो बच्चों को अपना तो रोकना चाहिए, ना ही रोक सकते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहेंगे, उनको पार्क में खेलना पसंद है। जिस तरह की नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए एडवाइज्ड होती हैं और कितना उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए? देखिए हम जो एक प्रोटेक्शन बच्चों के लिए चाहते हैं वो है भीड़ भाड़ से प्रोटेक्शन, क्योंकि उनको उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है, तो वो दूसरों से इन्फेक्शन जल्दी कैच कर सकते हैं और वो इन्फेक्शन उनको बड़े रूप में आ सकता है। तो भीड़ भाड़ में जाना तो उनको नहीं अलाउड है, लेकिन अपने घर में रहने वाले बच्चों के साथ वो घरेलू एक्टिविटी, होम बेस्ड गेम्स, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। कैरम हो गया, चेस हो गया, लूडो हो गया, इस तरह के गेम्स हम इंकरेज करते हैं ताकि वो फ़ोन से भी थोड़ा सा दूरी बना के रख सकें। हाँ, तो और नॉर्मल वॉकिंग, खुली हवा में वॉक करना, ये भी हम उनको अलाउ करते हैं। जी मैम, आपने कहा सबसे कॉमन जो कैंसर है बच्चों में वो है ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, जिसकी आपने बात करी। इसके बारे में और जानकारी दीजिए, किस तरह से बच्चों में इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और कितना क्योरेबल है, कितना जल्दी क्योर हो जाता है? देखिए हाँ, बच्चों में जो ल्यूकीमियाज होते हैं, मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, जिसका क्योर रेट अगर लो रिस्क पेशेंट है तो लगभग 90% है। तो 90% बच्चे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। कॉमन लक्षण बच्चों में बोन पेन्स होना, शरीर में दर्द होना, भूख का कम हो जाना, गले में गांठें आ जाना, खून की कमी हो जाना जिससे बच्चा फीका या सुस्त हो जाता है, खाना छोड़ देता है, कभी कभी शरीर पे लाल दाने या फिर नाक से या मुंह से ब्लीडिंग आ जाना और बुखार आना, ये उसके कॉमन लक्षण होते हैं। इसके इलाज में कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसका पूरा इलाज दवाइयों के द्वारा होता है, जिसको हम कीमोथेरेपी की दवाइयाँ कहते हैं। कुछ दवाइयाँ ओरल टैबलेट्स या सिरप्स के फॉर्म में होती हैं और कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में होती हैं। लगभग 6 महीने का इसका इलाज होता है। 6 महीने के इलाज के बाद बच्चा फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाता है। जी, अब मैम आपने बताया था बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, जो अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म भी होती है और इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो जैसे ब्लड मैचिंग होनी चाहिए, तो बोन मैरो को लेकर भी इस तरह की जो जानकारी है, आप करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ, तो इस तरह का बहुत सारा इसमें कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होते हैं। इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट जिसको करने के जो इंडिकेशंस हैं वो हाई रिस्क जो ब्लड कैंसर हैं, जो नॉर्मल कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनमें करते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन कैंसरस बीमारियां भी हैं, जैसे कि थैलेसीमिया, जब भी आपने मुझे शुरू में पूछा था। थैलेसीमिया हाईली क्यूरेबल बीमारी है जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पूरी तरह ठीक हो जाती है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक और बीमारी होती है जिसको हम एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, जिसमें बोन मैरो में खून बनना ही बंद हो जाता है। और कुछ जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं जिनमें खून बनना शरीर में बंद हो जाता है। इन सब बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। इसमें पहले हम परिवार में एक डोनर ढूंढते हैं, जिसके लिए एक स्पेशल मैचिंग, जिसको हम HLA मैचिंग कहते हैं, वो की जाती है। HLA मैचिंग हो जाने के बाद पेशेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जाती है, जिससे उनका बोन मैरो को पहले साफ़ कर दिया जाता है और फिर जो डोनर है उसका बोन मैरो उनके शरीर में दिया जाता है।
जी। उसके बाद उनका शरीर में बोन मैरो रहे, इसके लिए हम कुछ इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ देते हैं जो कि कुछ एक लंबे समय तक 6 महीने से लेकर साल भर तक चलती जी। हैं। जब वो बोन मैरो नए शरीर में अडाप्ट हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं और फिर पेशेंट अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। जी प्रियंका जी, बोन मैरो को एक साधारण व्यक्ति कैसे समझ सकता है? क्योंकि ट्रांसप्लांट ये बहुत टेक्निकल सा टर्म है, लेकिन जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, जो जानना चाह रहे हैं, वो किस तरह से समझ सकते हैं कि बोन मैरो होता क्या और क्या रोल होता है कि इसके ट्रांसप्लांट करने से एक रोग ठीक हो जाता है? देखिए, बोन मैरो एक साधारण भाषा में कहें तो एक खून बनाने की मशीन है। हमारे सारे खून के कण हमारी हड्डियों के बीच में, जिस जगह को बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहा जाता है, वहाँ बनते हैं। वहाँ से खून बन के हमारे ब्लड में आता है और ब्लड में हम उसकी जांच करते हैं। जब हमें पता चलता है, जो मेन 3 कण हैं, लाल कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सफ़ेद कोशिकाएं और प्लेटलेट, ये तीनों कण ही बोन मैरो में बनते हैं। तो बोन मैरो में जो बीमारियां हैं, जिसको हम ब्लड कैंसर कह रहे हैं या जिसको हम थैलेसीमिया कह रहे हैं, ये बीमारियां बोन मैरो की किसी न किसी डिफेक्ट से या बोन मैरो की परेशानी से उपजी हैं। जो मरीज़ का बोन मैरो है वो ग्रस्त है, उसके अंदर बीमारी है। तो पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम जो ये ग्रस्त मैरो है, इसको हटाना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं दवाइयों की मदद से। ये जो खराब हो चुका है, जो बार बार कैंसर को पनपा रहा है, उसको हम साफ़ कर देते हैं और फिर नया बोन मैरो जो कि हेल्दी है वो उनके शरीर में देते हैं। तो ये पूरा एक मेडिकल प्रोसीजर है, इसमें कोई मेजर ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है, सारा कुछ ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इस कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस या बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट से बीमार व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाता है। डॉक्टर प्रियंका, अक्सर ऐसा समझा जाता है कि जो कैंसर का डायग्नोसिस होता है वो लास्ट स्टेज पर ही होता है, तब तक पता नहीं चलता। क्या बच्चों के केस में भी वैसा ही होता है? ऐसा नहीं है। कई सारे, जैसे अभी आपको लक्षण हमने कई बार कहे कि ये जो सटल लक्षण है, इनसे कैंसर को अर्ली स्टेज पे आसानी से डायग्नोज किया जा सकता है। आपको थोड़ा भी डाउट लगे, आप चेकअप कराएं। कई बार तो मैं आपको बताऊं कि किडनी के कुछ ट्यूमर्स तो माँ खुद ही चेक करती है, नहलाते नहलाते लगा कि बच्चे के पेट में कुछ सूजन सी है और वो डॉक्टर के पास सही समय पर ले आई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैंसर लेट स्टेज पे डायग्नोज होता है। बस हम डिनाइल में ना रहें, हम ये ना सोचें कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। एक बार चेकअप कराएं। चेकअप कराने पे अगर कुछ नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ निकलता है और वो अर्ली स्टेज पर होता है तो उसका इलाज बहुत अच्छे से संभव हो सकता है। जी बिल्कुल। पेरेंट्स को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए? जो हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, यदि पता चल जाता है कि बच्चा इस रोग से ग्रसित है, इस रोग से पीड़ित है, तो किस तरह से बच्चे का ख्याल रखें और खुद का भी ख्याल रखें? बिल्कुल। तो बच्चे का जैसे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो बच्चे को साफ़ पानी, साफ़ खाना, ताज़ा बना हुआ खाना देना है। बाहर की चीज़ें हम मना करते हैं देने के लिए, भीड़ भाड़ में ले जाने के लिए मना करते हैं। ये सारे प्रिकॉशंस बच्चों के लिए, डेली नहलाना, उसके आसपास की वस्तुओं को भी साफ़ रखना, और खुद के लिए भी उतना ज़रूरी है। कई बार माता पिता बच्चों की सेवा में इतने रत हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनका खुद का भी ख्याल रखना है। तो अपने खुद के भी शरीर की सफाई रखना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, ताकि आप मजबूत रहें और उस बच्चे की आप अच्छे से केयर कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल या मेंटल वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं इस बात को लेकर। तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। लगभग सभी अस्पतालों में जहाँ पे स्पेशलाइज बच्चों की कैंसर केयर अवेलेबल है, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की फैसिलिटी होती है। अगर आप कभी भी महसूस करें तो आप अपने डॉक्टर के सामने ज़रूर व्यक्त करें कि हम बहुत स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हैं। उस बात को छुपाएं ना, है ना, क्योंकि हम आपकी मदद के लिए ही हैं, तो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। और दूसरा, हमारे जैसे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे, जिससे कि आप अपनी मेंटल वेलबींग पे भी ध्यान दे सकें। हाँ मैम, एक समय था जब कोई भी बड़ी बीमारी किसी को पता चलती थी तो सबसे पहले दिमाग में आता था कि विदेश जाया जाए या किसी फॉरेन डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, और कुछ भी इंसान करने को तैयार हो जाता है। जब बच्चों के रोग की बात आती है, कैंसर की, तो क्या भारत में भी उतनी विकसित सुविधाएं आज हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े? जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें बच्चा जो है देश में ही हमारे ठीक हो सकता है? डेफिनेटली आज की तारीख में हमारे देश में हर वो सुविधा उपलब्ध है जो विदेश में, हर वो दवाई जो विदेश में आती है वो हमारे देश में भी उपलब्ध है। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो जिसका इलाज हम अपने यहाँ पे नहीं कर सकते। शुरुआती दौर में ये इलाज केवल बड़े शहरों में अवेलेबल था। धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जा रही है, मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, ग्रेजुअली बाकी स्टेट्स में और जगहों पर भी इलाज की उपलब्धता अब हो गई है। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कीमोथेरेपी है या और कोई थेरेपीज़ हैं, तो यूजुअली इनका तरीका क्या होता है? कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होती हैं, क्योंकि बहुत कॉमन नाम है, लेकिन इसको समझा कैसे जा सकता है किस तरह से कि ये जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं? तो क्या ये बहुत पेनफुल होते हैं?
हैं। बिल्कुल, तो ये जो पेनफुल शब्द है ये बिल्कुल नहीं होता, पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होती। तो जैसे कभी आपने अस्पताल में किसी टाइफाइड के मरीज को एंटीबायोटिक चढ़ते देखा हो कि एक बॉटल में दवाई डाल के और उनको दी जाती है, लगभग उसी तरह जो इंजेक्शन वाली दवाइयाँ होती हैं वो इंट्रावीनसली दी जाती हैं। बच्चों की सुविधाओं के लिए आज के टाइम में बहुत अच्छी सेंट्रल लाइंस अवेलेबल हैं जो कि 5-6 महीने तक शरीर में हम रख सकते हैं और बिल्कुल पेनलेस, मतलब बार बार कोई प्रिक्स नहीं, उन लाइंस के द्वारा हम बच्चों का जो इलाज करते हैं उसमें बच्चे को पूरे 5 से 6 महीने में कोई दर्द का एहसास नहीं होता। तो उसके द्वारा आराम से दवाई दी जाती है, गोलियां होती हैं, कुछ सिरप्स के फॉर्म में होती हैं। तो ये इलाज बिल्कुल ही पेनलेस है, पेन कहीं पर भी नहीं है इसमें। जी बिल्कुल। तो यानी कि बॉर्न बेबी से लेकर के 5 साल तक जैसे ही आपको पता चलता है तो ट्रीटमेंट वो शुरू हो जाता है। डॉक्टर प्रियंका, आपने हमें जो भी जानकारी दी है, हमें पूरी उम्मीद है इससे हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ज़रूर से जागरूक हुए होंगे, उन्हें समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ जागरूक होने की और डॉक्टर के ओपिनियन लेने की, जिससे कि जब आप नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाएं तो किसी शिकायत लेकर ना जाए। और जैसा कि डॉक्टर प्रियंका ने कहा था कि बच्चे वापस आते हैं और बताते हैं उनके मार्कशीट्स के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, तो ऐसे ही आप भी डॉक्टर के पास जाएं और कहें हेलो डॉक्टर। तो अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।